Hey everyone, welcome to my channel, and I'm so excited to finally be doing this. So my name is Zoe, and I know कि आप लोग यहाँ पे एक बहुत बड़े रीज़न की वजह से यहाँ मेरे चैनल में आप लोग आए हो CUGC नेट दिसंबर के लिए। तो स्पेसिफ़िकली मेरे इस चैनल के थ्रू जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपलोड किया है ये वीडियो फॉर दोज इंटरनेशनल रिलेशन वाला चैप्टर। बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिकली जब हम लोग कभी भी हम लोग जब थियोरेटिकल चीज़ें हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ थ्योरीज पढ़ लेते हैं, रियलिज़म, न्यू रियलिज़म, स्ट्रक्चरल रियलिज़म, है ना, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। बट आपको भी पता है कि क्वेश्चंस अब उससे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अब जो भी आ रहे हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी इवेंट्स हुए हैं, लीडर्स के असैसिनेशंस, लीडर का पावर उन्होंने कब अज्यूम किया, जो रिलेशंस हैं, जो भी पास्ट इवेंट्स जो भी हुए हैं 1947 टू 1991 के बीच, ये जो बेसिकली ये जो पूरा टाइमलाइन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है और आपको हर एक कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, मैंने प्रीवियस मंथ का मैंने सॉरी नॉट प्रीवियस मंथ मतलब प्रीवियस ईयर का मैंने पेपर लिया है, जो कि जून 2025 का पेपर है। हम लोग इसको देखेंगे कि इसके एनालिसिस के बाद हमें क्या समझ में आया है। ये मैंने खुद का एनालाइज़ किया है। तो मैं अपने बैकग्राउंड में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा खुद का जो मास्टर्स है वो लेडी श्रीराम कॉलेज से कंप्लीट हुआ है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद मैंने 2 से 3 बार मैंने UGC नेट मैंने क्रैक किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ें तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं पढ़कर हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो सबको होती है, बट चीज़ें थोड़ा से इवेंट्स और ख़ास करके जो भी चीज़ें, जो भी रिलेशन रहा है, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो भी मेजर कंट्रीज़ जो कवर हुए हैं प्रीवियस IR क्वेश्चंस में, तो ये हम लोग देखेंगे कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एक्सेट्रा, ये बेसिकली जो है सारे नेबरिंग कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है। अब आपका आ गया कि मेजर पावर्स जो थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूरोप हो गया और रशिया हो गया, ये 3 कंट्री को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ को आपको ध्यान में रखना है जब भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये और इसका तो क्वेश्चन ना, ये US और USSR का जो क्वेश्चन है, ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो इससे लीडर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके US, USSR और क्यूबा रिलेटेड क्वेश्चंस हो, ठीक है, या फिर कोल्ड वॉर। इसी के पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ कि कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर में क्या क्या चीज़ें हुई थी, किसने कब पावर एज्यूम किया, है ना, मिसाइल कब वहाँ पे क्यूबा में कब ये किया गया, और उसके बीच में फिर USS का क्या रिलेशंस ये हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये मैंने क्या किया है कि कुछ कंट्रीज़ को मैंने बेसिकली जो भी क्वेश्चंस जो भी आए हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, जब आप दिसंबर का भी पेपर देखोगे और फिर उससे पहले जब आप जून का भी पेपर देखोगे, तो आपको चीज़ें ये पता लगेंगी कि उसमें कुछ मेजर कंट्रीज़ कवर हुई है। एक तो है आपका नेबरिंग कंट्रीज़, ये आपको बेसिकली जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये आपको IR के किसी के नोट्स में भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या क्या है, ठीक है। ये सब जो भी आपको पढ़नी है ना, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है, फर्स्ट में आपको आ जाएगा इंडिया रिलेशंस विथ नेबर्स, राइट। इंडिया के क्या रिलेशंस नेबर्स के साथ, ये पहला चीज़ है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी इवेंट्स आपको मिलेंगे वो आप कर लो। उसके बाद आपको मिलेंगे इंडिविजुअल कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, या फिर उसके लीडर्स, इंडिविजुअल कंट्रीज़ में जो भी उसके इवेंट्स हुए हैं और उसके लीडर्स कब आए, ठीक है, इन्होंने कब पावर एज्यूम किया, फर्स्ट थिंग, और वो कब सत्ता से हटे, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इन सारे कंट्रीज़ का खुद का इवेंट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंडिया से रिलेटेड नहीं होता, बट उनके अपने कंट्रीज़ में हुई रहती हैं। 1947 में पाकिस्तान के बाद भी पाकिस्तान जब खुद का अपना कंट्री बना, तो उसके बाद उनके खुद की इवेंट्स रहे। बांग्लादेश को 1971 में जब रिकॉग्नाइज़ किया गया,
तो उसके खुद के अपने कुछ कुछ इवेंट्स रहे हैं, ठीक है, अभी तक के इवेंट्स। ये आपको कहाँ से कहाँ तक करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आपको करना है पाकिस्तान का 1947 टू प्रेजेंट, ठीक है, बांग्लादेश का आपका 1971 टू प्रेजेंट, चाइना का 1947 टू प्रेजेंट आप कर लो, नेपाल का भी आप कर लो, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ इवेंट्स याद करनी है। अब आ जाओ आप यूनाइटेड स्टेट को। जब भी हम यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो यूनाइटेड स्टेट को हम उस रूप में देखते हैं, यूएसएसआर के रूप में हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका रिलेशन कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में काफ़ी स्ट्रेन रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल सी इट लेटर। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का आप देख लो, जो मेजर ब्लॉक्स जो बने थे, ठीक है, कौन सा एलाइड और एक्सेस पावर में था, ठीक है, अलाइड एक्सेस पावर जो भी था, जो कौन दुश्मन में था, कौन फ्रेंडली रिलेशन था, जो भी था। अब आपको क्या करना है, चौथा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में जब भी आप पढ़ते हो ना, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बेसिकली यूएस अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का आपको रिलेशन देखना है कि यूएस और अफगानिस्तान का क्या रहा, यूएस ने इराक के साथ क्या किया, ठीक है, सूडान, लिबिया, जो भी, ठीक है, ये सब चीज़ें कब, ये सब बेसिकली ये सब सूडान और लिबिया के कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में चीज़ें कब कब हुई, सिविल वॉर कब हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में भी हम एक अलग वीडियोस में कवर करेंगे। तो बेसिकली मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ ना, इसको मैं एक बहुत ही बड़े टर्म में मैं आपको बता रही हूँ। इसका हर एक वीडियोस में धीरे धीरे करके लाऊंगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना कैसे है। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि चीज़ों को मैंने किस तरीके से देखा है, मैंने किस तरीके से समझा है, क्योंकि एक बार जब आप क्लियर कर लेते हो एग्ज़ाम तो आपको पैटर्न पता लग जाता है कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही है। आपको पता है कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अब नहीं करना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ भी आएगा ना तो आपको पता रहता है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करने के बाद यू विल गेट सम आइडिया, ठीक है। मान लो रियलिज्म के बारे में आपने उनसे पूछ लिया, एक बात बोल रही हूँ, ऐसे तो वो पूछेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहीं पे बच्चे को मार्क्स डिडक्ट करना है। रियलिज्म के बारे में पूछ लिया तो होगा क्या कि आप तो रियलिज्म के बारे में आप तो पढ़ लियो, मैं बस एग्जाम्पल ले रही हूँ, राइट। तो चीज़ें उस तरीके से होंगी, तो आपको कुछ भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप आंसर गलत करके नहीं आओगे। बट वही चीज़ जब क्रोनोलॉजी वाइज जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उनको पता रहता है कि इनको फंसाना किधर है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपसे, इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आपसे पूछ लिए जाएंगी जो आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं रहेगा, और कुछ ऑप्शंस मान लीजिए कि इधर उधर रहेंगे, ए के बगल में डी है, DEN A ऐसे ऐसे करके, तो फिर आपको लगेगा कि आज तुक्का मार के आ जाते हैं, क्या ही है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसी में बच्चे एज करते हैं, ठीक है। पेपर 1 का जो है, पेपर 1 में तो आपको जो जो चीज़ें हम इग्नोर करते हैं ना, एक्चुअली वही चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप सच में अगर आप JRF क्लियर करना चाहते हो ना मेरे टाइप, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पेपर 1 में बच्चे अच्छा खासा प्रिपेयर करके जाते हैं। पेपर 2 में आपको जो भी नोट्स हैं, ठीक है, बैठे बैठाए नोट्स तो आपको मिल जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टेक्स्ट बुक है, मेरे नज़र में टेक्स्ट बुक अच्छी है, ठीक है। लेकिन आपको इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये वो आपको खुद से मेहनत करना है, वो आपको खुद से जानना है कि मैंने कहाँ पे क्या किया है, मैं क्या कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो ये कहाँ से आएगी, कैसे आप समझोगे? एक तो आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, क्वेश्चन पेपर से आप एनालाइज करोगे, बट आपको फेज़ टू फेज़ करना है, फेज़ वाइज हर एक कंट्री के इवेंट्स को आपको बांटना है। यही नहीं कि एक ही बार में इंडिया का भी पढ़ रहे हैं, US का भी पढ़ रहे हैं, USSR का भी पढ़ रहे हैं। नो, आप एक टाइमलाइन बनाओ और टाइमलाइन के हिसाब से आप देखो कि कब किसने कब पावर रिज्यूम किया, और इस कंट्री के बीच ही हो रहा है। इसमें 3-4 कंट्रीज़ को ना मिक्सअप मत करो, ठीक है। इंडिया और US है तो इंडिया और US के बीच में देखो, फिर US और USSR है तो US और USSR के बीच में देखो। वैसे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में रहेगा कि चीज़ें कब कैसी हुई और कब किस ऐसा हुआ, तो फिर उसने वो पावर रिज्यूम किया, फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप रूल आया, फिर वो एलाइड बना, फिर वो एक्सेस बना। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी। कोल्ड वॉर और ये सब ना मोटा मोटी इवेंट सबको पता है कब हुआ क्या हुआ, बट छोटी छोटी जो चीज़ें जो आप गड़बड़ाते हो और आपको थोड़ा सा ऑप्शंस के चलते जो आप गलत करके आते हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा हाँ, और एक चीज़ तो 5th मुझे बताना था कि कंट्रीज़ जो भी न्यूज़ में है 2-3 मंथ से
थोड़ा सा प्लीज़ इसको ध्यान में रखो। कभी कुछ ऐसा होता है ना कि 2-3 मंथ्स में कुछ जो न्यूज़ आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना। मान लीजिए पाकिस्तान का कुछ बहुत न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है, पहलगाम अटैक हुआ, लेट्स सपोज, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वहाँ का पीएम का नाम बताओ, ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, खैर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आपको एक और क्वेश्चन आया था जून 2025 में कि यूएस प्रेसिडेंट ने कब अपना पावर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कब अपना पावर किस मंथ में किया था। तो देखो क्या हो जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत मतलब है बहुत बेसिक क्वेश्चन, बट स्टिल जब आपको ध्यान में जब चीज़ें रहती हैं तो आप कर लेते हो। तो ये सब चीज़ें, ये सब इवेंट्स के बारे में और ये सब के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, ये आपको खुद का पता होना चाहिए। बट कभी किसी सेक्रेटरी का नाम पूछ लिया तो समझो कि वो न्यूज़ में है, तभी वो पूछ रहा है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का भी एक लीडर आया हुआ था, ठीक है, तो वो उससे कुछ क्वेश्चंस, मान लीजिए अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे कि कौन आया था, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन आया था, ठीक है। क्योंकि अफ़गानिस्तान खुद में एक बहुत कंट्रोवर्शियल कंट्री रहा है अभी तक के ये में, जब से वहाँ पे चीज़ें तख्ता पलट हुई हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, यही नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो बैक टू द टॉपिक। मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आ किस टाइप के रहे हैं, ठीक है। बिम्स्टेक है, आसियान है, ठीक है। सेकंड में आपको ध्यान देना है कि ग्लोबल पावर्स जो हमने देख लिया, यूएस है, यूएसएसआर है, यूरोप है। थर्ड में आपके हिस्टोरिकल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो भी आ रही हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जो भी है। एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बेसिकली आपके जो भी अफ़गानिस्तान, सूडान, लिबिया, ये सब कंट्रीज़ में आपको ध्यान देनी है। फोर्थ में हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स में हम लोग फोकस करेंगे, जो भी रीसेंट 2 to 3 मंथ्स। और फिफ्थ में हम लोग फोकस करेंगे कि यूएस का किस तरीका का रिलेशन रहा है फ्रॉम 1947 टू द 1991 हर एक कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 55 में आप देखो कि ये बेसिकली जून 2025 दिसंबर का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी वाइज पूछ रहा है, ठीक है, कि फिडेल कैस्ट्रो एज्यूम पावर इन क्यूबा एंड ऑल, ठीक है। जॉन एफ कैनेडी ने ये किया, 35th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो फिडेल कैस्ट्रो थे, इनके एज्यूम करने के बाद, ये कोल्ड वॉर का पूरा पीरियड के बारे में बता रहा है, इनके एज्यूम करने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो गई। वो यूएसएसआर की उनकी नज़दीकी बढ़ गई। और ये एज्यूम पावर जो बोल रहा है ना कि इन्होंने पावर एज्यूम किया, फिडेल कैस्ट्रो से पहले कोई और थे, ठीक है। तो कोई और का मतलब ये हो गया कि एक उनका नाम था फुलजेंशियो बतिस्ता है, ऐसा करके, मैं आई थिंक मैं नाम भुला रही हूँ, ठीक है। तो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है, फुलजेंशियो बतिस्ता, या आई एम राइट, या। तो ये एक मिलिट्री रूल था। तो इन्होंने क्या किया कि इनसे पहले वाले की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने 2 बार पावर एज्यूम किया, ठीक है। तो एक पहला जो इनका जो पावर था, आई थिंक 1933 टू 1944 के बीच में इनकी पावर थी। तो इन्होंने एज्यूम किया था पावर, जो एक डेमोक्रेटिक वे से ये आए थे। सेकेंड बार में जिन्होंने एज्यूम किया 1952 टू 1959 में, इन्होंने मिलिट्री रूल के थ्रू आए और वो एक एज अ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की फॉर्म पे आए, ठीक है। तो फिडेल कैस्ट्रो ने जब एज्यूम किया पावर, तो उसके बाद क्या हुआ कि क्यूबा में, इन क्यूबा, तो बतिस्ता वाली जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने इसको हटाकर कैस्ट्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट एक रेजीम्स इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो इसकी जो नज़दीकी थी वो यूएसएसआर से बढ़ी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री बना और वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ गया, क्योंकि यूएसएसआर एक बहुत बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री थी, एज वी ऑल नो। उसके बाद आपको बोल रहा है कि जॉन एफ कैनेडी बिकम 35th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। जॉन एफ कैनेडी जो 1961 में, उन्होंने 20th जनवरी 1961 में वो 35th प्रेसिडेंट बने। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यूएसए के लीडर्स को भी आपको याद करनी है, ठीक है। यूएसए के लीडर्स को आपको याद करनी है। आप देखो कि यूएस के लीडर्स हैं, उसके अपने रिलेशन है कोल्ड वॉर में, जो भी चीज़ें आपको है, आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें मुझसे छूट रही हैं। फिर आपको आ गए पॉप जॉन 23 ने परमाणु युद्ध रोकने की अपील की, ठीक है। मतलब बेसिकली ही इम्प्लोर्ड द क्रेमलिन नॉट टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर वॉर। तो जब यूएस और यूएसएसआर में क्यूबाइन मिसाइल जब चल रही थी उस टाइम, तो पोप ने दोनों देशों से एक तरीका का अपील किया कि प्लीज़ स्टॉप दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। तो ये बेसिकली ये हुआ था 1962 में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, जब यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल लगाया, ठीक है।
और उसी बीच जो पॉप जॉन 23 इम्प्लोड द क्रेमलिन एंड नॉट टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर वॉर, ये 1962, ये अक्टूबर के मंथ में इन्होंने ऐसा किया था। आप देख सकते हो, आई थिंक विकीपीडिया में ये सब चीज़ें अवेलेबल है। फिर यहाँ पे यूएस ने U2 करके एक उनका एक फाइटर प्लेन था, उन्होंने को यूएसएसआर ने ये बेसिकली एक फाइटर प्लेन था जो यूएस का था, जिसको यूएसएसआर ने क्यूबा के ऊपर से उन्होंने अटैक करके गिराया। ठीक है, यही बोल रहे हैं, अमेरिकन U2 वाज शॉट डाउन ओवर क्यूबा। ठीक है, तो ये गिराया किसने था? ये बेसिकली यूएसएसआर ने किया था। ये सब इवेंट अगर क्यूबा का कुछ अगर आया ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर शॉट डाउन, मिसाइल क्राइसिस, ये सारे इवेंट्स हुए हैं 1962 में। ठीक है, तो ये भी बेसिकली ये आपके अक्टूबर के मंथ में आपका हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सोवियत लीडर क्रुशेव अनाउंस दैट ही हैज़ अग्रीड टू रिमूव द सोवियत मिसाइल फ्रॉम द क्राइसिस। तो ये सब इवेंट्स होने के बाद इन्होंने लास्ट में वहाँ से मिसाइलें हटाई। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है, ये कब कब हुई है ये आपको ध्यान रखना है। तो फिडेल कैस्ट्रो का जो था वो 1959 में था। ठीक है, तो 1959 में इन्होंने ये किया। उसके बाद जॉन एफ कैनेडी पावर में 1961 में। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं ना, ये मंथ वाइज में ये बटी हुई हैं। पॉप जन इम्प्लोड द क्रेमलिन नॉट टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर वॉर, ये भी अक्टूबर में है। ठीक है, सोवियत लीडर क्रुशेव अनाउंस दैट ही हैज़ अग्रीड टू रिमूव द सोवियत मिसाइल फ्रॉम द क्यूबा, ये भी अक्टूबर में है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि चीज़ें कब कब हुई हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, जब आप चीज़ें पढ़ो ना तो मंथली वाइज आप देख लो कि चीज़ें कब हुई हैं और किस मंथ में हुई हैं। दिट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस, क्योंकि कभी सवाल एक जैसा आ जाते हैं। अगर जो क्वेश्चन जो गलत रहेंगे वो लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है ना, उसमें आपको फुल मार्क मिल जाएगा। बट जो क्वेश्चन गलत नहीं रहेंगे, देन यू हैव टू नो कि क्वेश्चन के मतलब मंथली वाइज आप थोड़ा सा चीज़ों को देखो। 1962 में बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए, इसको थोड़ा सा मंथ वाइज आप करो, मंथली वाइज कि कब क्या चीज़ें हुई हैं। सिर्फ ईयर आपको याद नहीं करना। ठीक है, तो अब आप देखो सेकेंड नंबर में आप देखो कि मैच यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। बॉक्सर रिबेलियन इन चाइना, मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, जापान इन्वेटेड मंचूरिया। तो ये जापान इन्वेटेड मंचूरिया वाला क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है इन द ईयर्स ऑफ 1931। तो ये वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि आंसर कौन सा होगा, ये भी बात है। ठीक है, अब इतना तो कोई नहीं पढ़ने जा रहा, बॉक्सर रिबेलियन इन चाइना एंड जो भी है इतना कोई नहीं करेगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो अगर आपको मिल जा रहा ना तो भी बहुत है। ठीक है, अब आप आ जाओ कि आपको, तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 कंट्री लेना है, राइट। आपको लेना है मान लीजिए यूएस और यूएसएसआर। ठीक है, इस बीच के में चीज़ें जो जो हैं आप उसको फेज़ वाइज बांट दो। फेज़ वाइज बांटने से क्या होता है ना, आपको चीज़ें बहुत क्लियर रहती हैं। सेक्शंस में अगर आप बांटोगे तो आपको पता रहेगा कि बीच में इस चीज़ के बीच में क्या क्या टेंशन्स हुए और कब मिसाइल क्राइसिस हुआ। तो 1959 टू 1962 के बीच में काफ़ी स्ट्रेन रिलेशनशिप रहा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी, तो आप एक ईयर वाइज भी आप लगा पाओगे। तो आपको क्या करना है कि 1950 टू 1953 या फिर 1947 टू 1953 का भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि टेंशन की शुरुआत भी हुई और एक दोस्ती का समझ लीजिए कि एक अंत भी हुआ। आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन हाइट ऑफ कंटेनमेंट एंड वॉर फ्रॉम साइनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप टू स्टालिन स्टेट 1950 टू 1953। ठीक है, तो इस समय ना एक हाइट ऑफ कंटेनमेंट कहते हैं इस समय को। ठीक है, ये कैसे, मैं बस इसको बता रही हूँ आपको एग्जांपल से, ये मैं अच्छे से करवाऊंगी रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले क्या हुआ ना कि घेराबंदी की शुरुआत हुई। घेराबंदी की मतलब एक ऊंचाई जिसको बोला जाता है, ये चीज़ें हुई। तो हाइट ऑफ कंटेनमेंट कहते हैं, जिसमें यूएस ने यूएसएसआर को एक ऐसी उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, एक ऐसे फॉरेन पॉलिसी अपनाई जहाँ पे उन्होंने कंटेन करने का शुरू किया, मतलब उन्होंने रोकने की शुरुआत की। कौन कर रहा था? यूएस कर रहा था यूएसएसआर को रोकने का, क्योंकि कम्युनिस्ट जो पूरा आइडिया था, जो आइडियोलॉजी था, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लोग नहीं चाहते थे कि फैले। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से ये फैल रहा था। चाइना, यूएसएसआर, ये सब जो कंट्रीज़ थे ये काफ़ी हद तक कम्युनिस्ट थे और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी हद तक फैल रही थी। तो ये चीज़ों को वो कंटेन करना चाहते थे। ये बेसिकली एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हुआ क्या था इसके बीच 1950 में आपका चाइना एंड यूएसएसआर के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, जो कि एक फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी थी इनकी 1950 में। तो इससे क्या हुआ ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की काफ़ी चिंता बढ़ गई कि यार अब ये लोग तो फ्रेंड्स बन गए, तो अब हम लोग क्या ही, मतलब इनकी आइडियोलॉजी तो पूरे देश में फैल जाएगी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरी फैल जाएगी। तो ये चीज़ हुआ। ठीक है,
अब आपका आ जाता है 1953 टू 1959, मतलब 1954 टू 59, जहाँ पे अलायंसेस हुई, इंसरेक्शंस हुई और स्पेस रेस होना शुरू हुआ। ठीक है, तो 1953 में आपको ध्यान रखना है कि एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ था। 1953 में स्टालिन की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि चीज़ें आपको समझनी कैसे है, शुरुआत कहाँ से हुई, बीच में क्या हुआ, अंत कैसा हुआ। तो अलायंसेस में क्या हुआ कि गठबंधन जो हो रहा था 1953 के बाद, स्टालिन की मौत के बाद थोड़ा सा ना माहौल बदला। ठीक है, लेकिन जो गुटबाजी थी ना, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, वो एक कहीं ना कहीं वो जारी रहा, वो कंटिन्यू रहा। तो आपको देखना है अलायंसेस किसके बीच हुआ। ठीक है, नाटो था इसमें, सीटो था, सेंटो था। ठीक है, ये एक इस तरीके से ग्रुप बनाए गए हैं जो कि मिलिट्री ग्रुप से, जो एक सैनिक ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो थे, ये अलायंसेस बने। ठीक है, इंसरेक्शंस में अगर हम देखें तो एक तरीके का विद्रोह शुरू हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं विद्रोह। ये बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे देशों में शुरू हुआ। ये इंसरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब आपका आ जाता है स्पेस रेस। तो सोवियत संघ, मतलब स्पेशली जो यूएसएसआर ने वहाँ पे एक स्पुतनिक लॉन्च किया। ठीक है, 1957 में। ये बेसिकली उनका एक सैटेलाइट था 1957 में। तो उनकी जो लड़ाई थी ना, ये कहते हैं ना, जब देश कुछ अलग करने लगता है तो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ की चिंताएं बढ़ जाती है। अब इंडिया कुछ अलग कर रहा है तो यूएस को बड़ा फिक्र है कि भाई वो तो आगे निकल जाएगा, या फिर वो हमारे टेक्नोलॉजी के टर्म्स पे वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और वो क्या करते हैं ना, कुछ ऐसा हरकतें करते हैं ताकि उस देश को नुकसान पहुंचते रहे। अभी आपने बीच में सुना होगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे अपने कुछ अलायंसेस किए हैं, कुछ ऐसे माइनिंग कंपनी समथिंग, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी नहीं, एक अच्छा सिंबल नहीं है, एक अच्छा साइन नहीं है। तो यूएस ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो कि शुरू से हिस्टोरिकल इवेंट जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्पेस रेस में क्या हुआ कि जब यूएसएसआर ने जब स्पुतनिक जब लॉन्च किया 1957 में, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे जब स्पेस रेस शुरू हुआ ना, तो स्पुतनिक कब लॉन्च हुआ, ये आप ध्यान शायद में भी हो सकता है कि नहीं दो, बट आपको ध्यान देना है कि ये 1957 में हुआ था। ठीक है, अब जो लड़ाई थी वो ज़मीन से स्पेस में पहुंच गई। ठीक है, अब आप आ जाओ हाइट ऑफ टेंशन। अब यहाँ पे हाइट ऑफ टेंशन, इसीलिए क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। फ्रॉम 1960 टू 1963 के बीच में यहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे स्ट्रेन रिलेशनशिप रहा, काफ़ी टेंशन वाला रिलेशनशिप रहा। 1962 में जब यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल जब ये किया, तो आपको सिर्फ इन दोनों का रिलेशन नहीं पढ़ना, आपको ये भी पढ़ना है कि क्यूबा में इससे पहले क्या हो रहा था। ठीक है, कौन था पावर में, कब तक रहा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और आप मतलब शॉक्ड हो जाओ कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, जो भी कंट्री जिस रिलेशन बीच में अगर कोई पिस रहा है ना, कोई भी कंट्री अगर बीच में अगर आ जा रही है, क्यूबा बीच में आ रहा था, यूएस और यूएसएसआर ने अपने फ़ायदे के लिए क्यूबा को एक कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के रूप में, वो एक तरीके का अलायंस बन गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूबा एक्चुअली में उसके पावर में, क्यूबा के बारे में भी हो सकता है आप इग्नोर करो, बट क्यूबा में कौन पावर में रहा, कब तक रहा, क्यों रहा, ठीक है, इसके वो कैसे आया पावर में, थोड़ा थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेशन करना है, लेना है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हाइट ऑफ टेंशन्स बढ़ गए जब यूएसएसआर ने क्यूबा में अपना मिसाइल लॉन्च किया, क्योंकि वो यूएस को करना चाहता था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बड़ी हुई थी, और एक तरीके के एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के, एक कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर, जब चीज़ें शुरू होने वाली रहती हैं तो वो चीज़ें दिखने लगती हैं। ठीक है ना, एक लोग बोलने लगते हैं कि अरे ये तो लग रहा है कि अब तो विश्व युद्ध होगा ही होगा। ठीक है, खैर वो हुआ नहीं, खैर, बट तीसरे विश्व युद्ध के काफ़ी वो लोग करीब आ गए थे। ठीक है, कौन, यूएस और यूएसएसआर। बर्लिन का जो बर्लिन वॉल था, ठीक है ना, तो जर्मनी में बर्लिन की एक दीवार खड़ी हुई। ठीक है, जर्मनी जब आप देखोगे एक्सिस एंड अलाइड पावर में, जब आप देखोगे तो जर्मनी का एक अपना रोल रहा है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को अलाइड पावर में थे, कुछ एक्सेस पावर में थे। इटली का एक अलग हिस्ट्री रहा है, इटली पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसका काफ़ी अलग अलग हिस्ट्री रही। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। खैर, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, बट हम लोग को पहले ये ध्यान देना है कि हम लोग अभी यूएस और यूएसएसआर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो बर्लिन वॉल जो स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, वो 1961 में था। ठीक है, तो बर्लिन वॉल जो इस्टेब्लिश किया गया ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड
आपका जा करके जो भी कम्युनिस्ट कंट्री, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, ठीक है, बर्लिन वॉल के थ्रू। अब आप आ जाओ फ्रॉम वियतनाम वॉर टू सॉल्ट, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस दौरान, मतलब इस पीरियड के दौरान फ्रॉम 1964 टू 1970 यूएस ने एक वियतनाम वॉर शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब वियतनाम वॉर में वो काफ़ी बुरी तरह उलझा रहा, ठीक है। इस बीच 1964 टू 70 में जब भी वियतनाम का नाम आए ना, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर कभी भी वियतनाम अगर यूएस से जुड़ा है ना, तो आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही कि 1960s के बाद है, ठीक है। ये कम से कम एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट कुछ तो तुक्का लगा पाओगे आप, ठीक है। तो इस दौरान जो था, जो यूएस था वो वियतनाम युद्ध में, मतलब वियतनाम वाले युद्ध में बुरी तरह उलझा था, ठीक है। तो जो दोनों महाशक्तियाँ थी, ठीक है, यूएसएसआर और यूएस ने स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स के नाम से उन्होंने एक बातचीत शुरू की, उन्होंने एक वार्तालाप शुरू किया दोनों के बीच में, ठीक है। सॉल्ट आपने सुना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के ये में, ठीक है, जहाँ इसको बोलते हैं, इसके डिफिनेशन है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ठीक है। इसका मतलब था कि अब दोनों देश जो है अपने खतरनाक हथियारों को सीमित करना चाहते हैं और बात करने लगे थे, एक नेगोशिएशन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये था, ठीक है। अब आ जाओ 6 फेज़ में, जहाँ पे द फाइनल फेज इन द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल फ्रॉम 1981 टू 1991, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज़ मुझे बताना था कि इस बीच में जो सोवियत इन्वेजन था अफ़गानिस्तान का, तो सॉल्ट जब ये वाला जब आगे बढ़ा ना, जब ये वाला टॉक्स जब आगे बढ़ा, जब ये समझौते जब आगे बढ़े, जब ये आगे बढ़े, तो इससे ना एक डिटेंट, एक वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, जिसमें तनाव में काफ़ी कमी का दौर भी इसे बोला जाता है। तो जिसमें एक क्षण हुई थी, इसको बोलते हैं डिटेंट, ठीक है। एक डिटेंट शुरू हुआ, ठीक है, मतलब दोनों में थोड़ा सा चीज़ें, थोड़ी सी सुधार होनी शुरू हुई यूएस और यूएसएसआर के बीच। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हुआ, जब 1979 में, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान, 1979 में जब यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, ठीक है, तो इससे फिर से एक तनाव एक बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। देखो चीज़ें यहाँ पे बीच में सही हो रही थी, यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे चीज़ें और थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई, ठीक है, क्योंकि सोवियत का इन्वेजन हो गया था अफ़गानिस्तान में इन द ईयर्स ऑफ 1979, ठीक है। तो इसे एक कोल्ड वॉर में फिर एक तरीका का स्ट्रेन रिलेशनशिप शुरू हुआ और ये बात बहुत आगे बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आता फाइनल फेज़, ठीक है। अब यहाँ ये जो कोल्ड वॉर का एंड पीरियड है, इसे बोला जाता है कोल्ड वॉर का एंड पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूएसएसआर था उसकी जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, मतलब ये जो फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था यूएसएसआर, ठीक है। इसके पास पैसे ख़त्म होने शुरू हो गए थे, और जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, उन्होंने, हमने पढ़ा होगा, ठीक है, गोर्बाचेव जो है, बेसिकली उनकी जो नीतियाँ थी, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, जो आपने पढ़ा होगा कि ये ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका भी काम नहीं आई। उन्होंने एक फॉरेन ओपन पॉलिसी उन्होंने शुरू किया, ठीक है, कि कोई भी कंट्रीज़ हमारे यहाँ आके ट्रेड कर सकता है, ये कर सकता है, क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी अपनाया, बट वो भी काम नहीं आया, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1989 में जो बर्लिन जो वॉल था उसे गिरा दिया गया, मतलब जो शीत युद्ध था, जो कोल्ड वॉर था, उसे ख़त्म होने का एक सबसे बड़ा प्रतीक मिला। आप समझ रहे हो चीज़ें कैसे स्टार्ट होना, कैसे नॉर्मलाइज होना शुरू की, ठीक है। तो 1991 में बेसिकली सोवियत संघ का मतलब बेसिकली ये हो गया, ठीक है। सोवियत संघ का जो यूएसएसआर था, इसके साथ ही यूएसएस कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है, कोलैप्स्ड हो गया। जो भी चीज़ें हुई थी वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई, एंड इसी के साथ शीत युद्ध जो है वो एक आधिकारिक तौर पर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यूएस रिलेशन का इंडिया के साथ क्या इवेंट्स था। तो आप देख सकते हैं इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो हमने पढ़ा था 1961 में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, तो यूएस पाकिस्तान का अपना खुद का एक, उस टाइम क्योंकि वो अलायंस था पाकिस्तान के, उसको ये नहीं पता था कि 1998 और 2000 में उसको चीज़ें बहुत बुरी तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। चीज़ें उसे ये नहीं पता थी, ठीक है। 2001 में काफ़ी टेररिस्ट अटैक्स हुए यूएस में, आपको भी पता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि कहते हैं ना उसको, जैसी करनी वैसी भरनी, तो बस वही बात है। तो फ्रॉम इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू इंडो पाकिस्तान वॉर, दैट इज़ यूएस पाकिस्तान अलायंस, ठीक है। तो 1961 टू 1971 के बीच में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब आप आ जाओ
इंडियाज़ न्यूक्लियर टेक्स्ट एक्सप्लोजन टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फ्रॉम 1974 में इंडिया का पहला स्माइलिंग बुद्धा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले टेस्ट हुआ, ठीक है, जिसमें यूएस ने काफ़ी रोक लगाई थी कि नहीं करना है। 1998 में भी वही बात हुई थी, ठीक है, कि उस चीज़ को लिमिट और कंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। तो खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे थे जो एक डुअल पॉलिसी अपना रहे थे, ठीक है, पब्लिक की नज़र में कुछ और प्राइवेटली वो कर रहे हैं सॉरी। तो 1991 में चीज़ें हुई, ठीक है। अब आप आ जाओ 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये वाला फेज़ आया, एलपीजी वाला फेज़ आया। थर्ड में आप आ जाओ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन टू पोस्ट 9/11 रीअलाइनमेंट फ्रॉम 1991 से 2001 तक आप इसको ले सकते हो, ठीक है, 2000 तक। तो पोस्ट 9/11 रीअलाइनमेंट, 9/11 के होने के बाद बहुत चीज़ें जो हैं थोड़ी सुधार होना शुरू हुई, क्योंकि उनको पता चला भाई कि जिसको हम लोग पाल रहे हैं ना वो हमारे कंट्री में भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें हुई, ठीक है। फोर्थ में आप आ जाओ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू द प्रेजेंट। अब अभी के टर्म में भी आपको चीज़ें याद रखनी है कि 2005 के बाद जो न्यूक्लियर डील हुआ या फिर चीज़ें किस हिसाब से हुई, ठीक है ना, बुश के साथ क्या रिलेशन था हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें आपको याद करनी है। 2005 के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, कब क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको सिलेक्टिवली पढ़नी है, नॉट ऑल। अब आ जाओ मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन में। तो ये सारे बॉडीज़ को आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो ये बॉडीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप आ जाओ इस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप देखो कि इनकरेक्ट फैक्ट यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना इसके बारे में तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड भी आ जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, फ्रॉम 1948 टू 1994 द रूल। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अलग से कराऊंगी कि ये सब चीज़ें आपको कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें में आपको ध्यान देना है। जैसे देखो यहाँ पे कितना अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन है। WTO 28th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 2024। तो ये रीसेंट कुछ इवेंट्स थे जो WTA से रिलेटेड थे, ठीक है। तो 2020 के बाद से WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सब चीज़ें से थोड़ा हम लोग एक अलग हम लोग नोट्स क्रिएट करेंगे ताकि आपको चीज़ें उस हिसाब से आपको समझ में आए, या फिर आपको कम से कम एटलीस्ट आपको रफली भी आपको आइडिया रहे, ठीक है। फर्स्ट मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, मतलब आपको मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस करना है, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चंस में अगले वाले स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया। ये तो बेसिकली ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये भी बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये भी बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आ जाओ कुछ ऐसे मैंने कुछ लिए हैं। अब देखो यूएन से रिलेटेड आपको देख रहा हूँ इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। तो यूएन से एक चीज़ आपको नज़र आया कि कुछ इनिशिएटिव्स भी आपको पढ़ने हैं, बॉडीज़ पढ़नी है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो भी उनका इन्वायरमेंटल राइट्स से शुरू हुआ, ठीक है। उनका बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स और राइट्स वाले रिलेटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है ना, वो सब चीज़ें शुरू हुई। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना है। इनिशिएटिव देखो ये एक नया चीज़ है, इनिशिएटिव वाला चीज़। तो आप यूएन के बारे में तो हर चीज़ पढ़ ले, तो हर बॉडीज़ के बारे में पढ़ ले, तो आपको इनिशिएटिव भी देखना है। अब आप आ जाओ इनकरेक्ट फैक्ट, गैट एंड WTO। तो सबसे ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है ना, मैं आपको बता दे रही हूँ, वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ये सिलेक्टिव है, ठीक है। मैं आपको और एक चीज़ बता दे रही हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सार्क से, वो भी मुझे लगता है बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। WTO से थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूएन बॉडीज़ और यूएन इनिशिएटिव एक नया क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें से आप बेसिक चीज़ पढ़ सकते हो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये सब मान लीजिए आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। आसियान से रिलेटेड मिनिस्टर्स, ठीक है, और कौन कंट्री कब हेड कर रहा है, ठीक है। इंडिया का कब कब चेयरमैनशिप रहा आसियान में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप आ जाओ, देखो डायरेक्टर जनरल का बहुत जनरल क्वेश्चन ये पूछ दिया है। अब आप आ जाओ सार्क का सेक्रेटरी जनरल। तो सार्क का जो है ना बेसिक सवाल के साथ साथ आपको SC का ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल का आपको ध्यान रखना है, साथ साथ किस कंट्री का कब चेयरमैनशिप रहा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सार्क का, आसियान का, ठीक है। SCO का भी, अगर SCO का पढ़ पाओ तो SCO देन इट्स वेरी गुड।
जीसीसी का कुछ बेसिक में आ सकता है आई थिंक, बिम्स्टेक भी बेसिक में आएगा, ब्रिक्स भी का भी बेसिक में आएगा, ब्रिक का भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ब्रिक का कुछ कुछ आप पढ़ सकते हो कि कौन प्रेसिडेंट रहा या कौन एससी रहा, ठीक है, देख लेना ब्रिक्स का क्या क्या है। देन फिर आप आ जाओ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका ईस्ट एशिया समिट है, एससीओ है, आसियान है, सार्क है। तो आप सिलेक्टिवली देखो कि किस किस क्वेश्चन में किस किस ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा फोकस्ड है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं आपका एससीओ, ईस्ट एशिया समिट, आसियान, सार्क, ठीक है। ये एक बड़ा नया था, नोर्डिक काउंसिल फाउंडेड इन 1952। तो इसको एज एन इन्फॉर्मेशन आप इसको सेव कर लो, कहीं पे लिख लो, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन एक बार और पूछ लिया जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएंगे सब इंपॉर्टेंट क्लाइमेट से न्यूक्लियर रिलेटेड कन्वेंशन। तो आपको कुछ क्लाइमेट और न्यूक्लियर रिलेटेड कन्वेंशन पढ़नी है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियोज़ लाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। इंडिया में जो भी इवेंट्स हुए हैं और जो भी इंटरनेशनली जो भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, मैं इसको सब करवाऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अब देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है इसी में, कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ एंड क्लाइमेट एंड न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी हैं। तो पीस वॉर एंड आर्म्स कंट्रोल से रिलेटेड जो भी ट्रीटीज़ हैं आपको वो पढ़नी है, ह्यूमन राइट्स से पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ से पढ़ना है, इन्वायरमेंट से पढ़नी है, क्लाइमेट से पढ़नी है, मैरीटाइम स्पेस लॉ से पढ़ना है, ठीक है। कभी सॉल्ट 1 आ जाता है, सॉल्ट 2 आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो मैं क्या करूँगी अभी फर्स्ट वीडियोस में, मैं सबसे पहले आपको जो मैंने बोला ना आपको कि मेजर कंट्रीज़ का जो कवर है, पहले मैं बताऊँगी कि इंडिया का, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, म्यांमार और जो भी जितने भी सारे हमारे नेबर्स हैं उनके साथ क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इंडिया के। तो जो जनरल नोट्स है वो तो आप पढ़ लोगे टेक्स्ट बुक से, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनके पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता, ये फर्स्ट वाला आप खुद से कर लेना, बिकॉज टेक्स्ट बुक वाले ऐप में ना फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक वाले ऐप में सब कुछ फ्री अवेलेबल है, जहाँ पे आपको नेबरिंग वाले रिलेशन मिल जाएंगे, नेबरिंग वाले रिलेशंस वाले मिल जाएंगे, बट इंडिविजुअल कंट्रीज़ के बारे में मैं बताऊँगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ठीक है, इसके मिनिस्टर्स और इंडिविजुअली क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा वीडियो होगा, अभी जो सेकेंड वीडियो होगा वो इसी बारे में होगा, ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा कॉन्टेक्स्ट और एनालाइज करने का तरीका। आई होप आप मेरे वीडियोज़ को पसंद करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड या थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।